पढ़ सकें। फिर मैंने ये भी सोचा कि आज तिब्बत की कविता कहाँ है, हम थोड़ा सा पीछे जाकर भी देखते हैं। तो तिब्बत में तो क्या कहते हैं 7वीं शताब्दी से या उससे भी पहले से की कविता के अभी चिन्ह है। 11वीं शताब्दी में मिलारेपा हुए। मिलारेपा के बारे में अभी मुझे लगता है कि कल मेरा व्याख्यान है तो वो बताऊंगी मैं। लेकिन वो ये मान लीजिए कि उनको लगभग तांत्रिक शाखा का, बौद्ध धर्म का एक बुद्ध ही मानते हैं वहाँ पर। उनका मैं तो उन्हें कभी उनकी तुलना कबीर से करूँगी। जिस प्रकार की वो रहस्यवाद है उनकी कविताओं में, तो वो उसको आप वो और बहुत ही रोचक कविताएं हैं उनकी भी। तो ये है। और मैं एक एक कविता सोनम की और इनकी महमूद दरवेश की पढ़ती हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक कविता है फिलिस्तीन के प्रेमी। ये है महमूद दरवेश की कविता। ओ मेरी प्रिया, दर्द भरी तेरी आंखें बेचती है मेरे हृदय को। जब भी मैं याद करता हूँ उन्हें, उनमें गरजती है बिजली, दहकता है गुस्सा, वियोग झलकता है उनमें, और मैं संभाल कर रखता हूँ तेरा दर्द। एक ऐसा उन्होंने कहा है माँ के लिए, शिकंजे में जकड़ा है मेरा हृदय, जल रहा हूँ मैं, फूंक रहा हूँ वियोग की आग में, और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ तेरी तरफ। तेरे दुलार भरे हाथों की भोर उदासी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी मौत। कैसे बचा जाए उससे भला, कहाँ छुपाया जाए अपनी आत्मा को। मुझे हमेशा ये लगता है और ये मैं ये कह रही हूँ कि प्रतिरोध जब आप कर रहे होते हैं किसी भी कई प्रकार से करते हैं। सैन्य प्रतिरोध होता है, राजनीतिक प्रतिरोध होता है, लेकिन महमूद दरवेश को उन्होंने अपना राष्ट्रीय कवि ही नहीं घोषित किया था, पूरी दुनिया में वे मशहूर हो गए थे। इसी प्रकार से तेनली सुंडू की भी वही ख्याति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम और कोई किसी प्रकार से उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता जितनी अच्छी तरह से वे कविता कर सकती है। और इसीलिए कवियों के द्वारा किया गया प्रतिरोध न सिर्फ अब तक याद रखा गया है, बल्कि आगे भी लगातार याद रखा जाएगा। कविता सुनाने का दिन अलग है, पर फिर भी मैं इस लोभ से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है सबसे अधिक आप कविताओं को पसंद करेंगी, तो कुछ कविताएं मैं सुना देती हूँ आपको, क्योंकि कविताएं ही वे थी जिन्होंने मुझे सबसे अधिक अपनी तरफ एक इन्होंने प्रेमिका के लिए ही एक जैसे लिखा है। अब आप अगर इसको मैंने अलग से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सोनम का प्रेम गीत है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, तिब्बत के लिए लिखा गया है। मेरे सारे पल तुमसे वाबस्ता है, फिर भी एकाकी हूँ। मेरे सारे पल तुमसे वाबस्ता हैं, फिर भी एकाकी हूँ। तुम्हारी प्रतिछाया को धूम्र सा लपेटे, जैसे तलवर के नीचे उगा एक सिंह पड़नी। मेरा मानस तुम्हारे विचारों से संतृप्त और हृदय अब तक रीता है, जैसे तुम्हारे घोड़ियों के झुंड से छूटा हुआ एक खुरविहीन गर्दन। तुम निष्कलंक दूरस्थ चंद्रमा, तुम निष्कलंक दूरस्थ चंद्रमा, मैं तुम्हारे नूर में नहाई अगली लहर की प्रतीक्षा में लीन तट पर पड़ा रोड़ा। मैं एक पतित पर्ण से अधिक कुछ नहीं हूँ, या हापुशा वृक्ष में अटका हुआ एक पंख भर। घेरे रखता हूँ तब तक तुम्हारी पुतली को, जब तक नक्षत्र चंद्रमा से अधिक कांतिवान नहीं हो जाते। तुम्हारी गर्माहट पाने के लिए मैं गिद्ध सी उड़ान भरता हूँ, और मेरे गौरैया से पंख मुझे मेरे कमरे के निर्जन कोने तक ही ले जा पाते हैं। मैं अपने लैपटॉप के धूमिल स्क्रीन को अनवरत घूर रहा हूँ कि शायद उस शीतल बयार का गीत लिख सकूं, जो आप प्लावित हो तुम्हारी मोहक सुगंध से। मुझे लगता है ना किसी
ने प्रेम में लिखा है और प्रेम में ही लिखा है। 33 उर्दू की एक कविता है, धर्मशाला में बारिश। जब आप लोगों ने पढ़ी है किसी ने? जब धर्मशाला में बारिश होती है, बूंदें हजारों की संख्या में मुक्केबाजी के दस्ताने पहन करती हैं आक्रमण और पीटती हैं मेरे कमरे को। अपनी टीन की छत के नीचे रोता है मेरा कमरा, भीतर ही भीतर। गीला कर देता है बिस्तर कागज, कभी कभी सयानी वर्षा पीछे से प्रवेश कर लेती है मेरे कमरे में। धोखेबाज दीवाने अपनी एड़ियां उठाकर कमरे में एक छोटी सी बाढ़ लाने की अनुमति दे देती है। मैं द्वीप राष्ट्र सी शैया पर बैठकर अपने जलाप्लावित देश को देखता हूँ। आज़ादी पर लिखी टिप्पणियाँ, जेल के दिनों के वृत्तांत, कॉलेज के मित्रों के पत्र, डबल रोटी का चूरा और मैगी नूडल्स सतह पर आ जाते हैं फुर्ती से। यानी सब बाढ़ के हवाले हो जाता है कमरे में, जैसे अकस्मात याद आ जाना किसी भूली हुई बात का। यंत्रणा के 3 महीने सुई सिनोक वाले चिनार में मानसून, धुला झिलमिलाता हिमालय गोधूली घाम में चमक रहा है। जब तक शांत नहीं हो जाती वर्षा, पीटना बंद नहीं करती मेरे कमरे की छत को, मुझे सांत्वना देनी होगी अपनी टीम की छत को, जो डटी है ब्रिटिश राज के दिनों से अपनी कर्तव्य वेदी पर। यह कमरा बन चुका है शरण स्थली कई बेघर लोगों की। अब इस पर कब्जा है नेवलों, चूहों, छिपकलियों और मकड़ियों का। आंशिक रूप से किराए पर लिया गया है मेरे द्वारा। घर के नाम पर भाड़े का एक कमरा अभिमान रहित अस्तित्व है। मेरी कश्मीरी मकान मालकिन नहीं लौट सकती 80 साल की उम्र में अपने घर। देखिए, इन्होंने एक और निर्वासन की बात की है, एक और विस्थापन की बात की है कश्मीर की। मेरी कश्मीरी मकान मालकिन नहीं लौट सकती 80 साल की उम्र में अपने घर। हम अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हैं कश्मीर और तिब्बत के नैसर्गिक सौंदर्य की। हर सांझ मैं लौटता हूँ अपने किराए के कमरे में, लेकिन मरूंगा नहीं ऐसे। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। मैं नहीं रो सकता अपने कमरे की तरह, बहुत रो चुका हूँ जेल और हताशा में। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। मैं नहीं रो सकता, पहले ही बहुत नम है मेरा कमरा। रिफ्यूजी, ये शब्द इन लोगों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा। मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने कहा, तुम एक रिफ्यूजी हो। बर्फ में सड़क किनारे हमारे तंबू से धुआं उठा था। तुम्हारी दोनों भवों के मध्य ललाट पर एक आर लिखा है, आर नक्श है, मेरे शिक्षक ने मुझे बताया। मैंने खरोंचा और रगड़ा तो मुझे अपने ललाट पर दर्द का एक सुर्ख कतरा मिला। मेरी 3 जुबानें हैं, एक जो गा सकती है वह मेरी मातृभाषा है। मेरी 3 जुबानें हैं, एक जो गा सकती है वह मेरी मातृभाषा है। हिंदी और अंग्रेजी के मध्य मेरे ललाट पर नक्श आर को तिब्बती जुबान रंगजेन यानी आजादी पढ़ती है। हम लोग उस आर को रिफ्यूजी पढ़ते हैं, वो उस आर को आजादी पढ़ते हैं।